और इसके नोट्स भी मैंने आपको सेंड कर दिया है, लेकिन मैं ये शॉर्ट में आपको रिवीजन इसलिए दे दिया ताकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ बच्चे हो सकता है नहीं देख पाए होंगे, क्योंकि मैं तो 11 बजे अपलोड किया हूँ यार, मेरी ही गलती है ना। तो अभी आपको शॉर्ट रिवीजन में ये जो दे दिया इसमें समझ में आ गया पूरी बातें कुल मिला के? स्पॉन्टेनियस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा, स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया क्या है, क्या आपको समझ में आया बच्चों? प्लीज गिव मी आंसर, यस और नो, अंडरस्टैंड, गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो, एक बार बता दो, एक बार बता दो, फिर मैं तो स्टार्ट करूंगा, आज अपने धुन में चलूंगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। सारे बच्चे एक बार प्लीज बता दो, सारे बच्चे एक बार आंसर, क्योंकि आप सबके लिए मैंने रिपीट किया ना बाबू। देखो मैं तो ऑलरेडी पढ़ा के क्लेवर ग्राउंड में अपलोड कर दिया हूँ, लेकिन फिर भी बताया हूं ताकि आपको दिक्कत ना जाए। एवरीबॉडी गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो। ठीक है ना बच्चों? तो अब यहाँ पे कंडीशन ये आया कि हम लोग स्पॉन्टेनिटी के लिए 100% डिपेंडेंट एनर्जी पे नहीं रह सकते, मतलब एनर्जी के बेसिस पे जाके हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है ये बार बार अच्छे से नहीं बता सकते। तो फिर आगे जाके कंडीशन आया, कंडीशन ये आया कि रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस के बारे में चेक किया गया, ओके, और वहां से क्राइटेरिया दिया गया कि ऐसा सिस्टम या ऐसा कंडीशन जिसमें रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगा, ओके, उसका प्रोसेस जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, दैट इज वो फिजिबल होगा। समझ रहे हैं? तो यहां से हम लोग के पास एक कंडीशन आया कि रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस क्या है। रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस से बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड पे है, वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड पे एंड उसके बाद गैस में, तो डिसऑर्डरनेस क्या होता जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करने का पॉसिबिलिटी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। ठीक है, समझे? इधर उधर भागने की टेंडेंसी जितना अधिक बढ़ेगी तो समझ लो डिसऑर्डरनेस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। डिसऑर्डरनेस इंक्रीजेस, रैंडमनेस इंक्रीजेस। तो जब जब डिसऑर्डरनेस में चेंज होगा, और अगर डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रहा है या रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है, तो बच्चों उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है। ओके, तो पहले आया एनर्जी का क्राइटेरिया, बट अकॉर्डिंग टू एनर्जी क्राइटेरिया हम लोग 100% डिफाइन नहीं कर पाए, उसमें एक्सेप्शन जनरेट होने लगा। तो इस वजह से बाद में ऑब्जर्व किया गया और देखा गया कि स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी हम डिफाइन कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। डिसऑर्डरनेस बोलो या रैंडमनेस बोलो, बात बराबर है। ठीक है, समझ रहे? डिसऑर्डरनेस क्या होता है, ये बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि जैसे लिक्विड से गैस पे आप जा रहे, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल जब गैस में जाएंगे तो उनके पास वाइब्रेट करने का, भागने का टेंडेंसी क्या होगा? इंक्रीज होगा। वही कहलाएगा उनका क्या? डिसऑर्डरनेस। पहले अगर सॉलिड आइस में तो चुपचाप सब एक एक पोजीशन पे बैठा है, लिक्विड बना तो डिसऑर्डरनेस थोड़ा इंक्रीज हुआ, लिक्विड से गैस पे गया तो और डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हुआ। तो सॉलिड पे से लिक्विड पे जाना क्या कहलाएगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि हम डिसऑर्डरनेस के हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं कि जब जब डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगा, रैंडमनेस इंक्रीज होगा, तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। और बच्चों इस डिसऑर्डरनेस को और रैंडमनेस को मेजर करने के लिए एक नया सा थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया गया, विच इज नॉन एज व्हाट? इंट्रोपी। एंड उसी इंट्रोपी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो कंडीशन ये है कि अब यहाँ पे जो एक और थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया गया है,
और इसी पे पूरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक चलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोपी कहते हैं। और ये इंट्रोपी करता क्या है, इंट्रोपी मेजर करता है, इंट्रोपी मेजर करता है किस चीज का, इंट्रोपी मेजरमेंट करता है डिसऑर्डरनेस का, इंट्रोपी मेजरमेंट करता है रैंडमनेस का। ओके, समझ रहे हो आप? तो सबसे पहले यहां पे कंडीशन आप देखें, कंडीशन आप लिखिएगा कि इन इंक्रीज इन रैंडमनेस ऑब्लिक डिसऑर्डरनेस ठीक है, इंक्रीज इन randomness of the disorderness, then process is spontaneous। यहां सीधा बात, यहां कोई भी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं किया गया, बोला गया जहां जहां डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा, वो कहलाएगा उसका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, अब देखिए कंडीशन है, यहां से एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया इंट्रोपी। तो इंट्रोपी क्या है, ठीक है, तो कंडीशन है कि हम लोग लिखते हैं इंट्रोपी, इंट्रोपी इंट्रोपी इज measure of disorder oblique randomness randomness, ठीक है। और कंडीशन याद रखिएगा, इफ disorder increases then entropy increases। बहुत सारी बातें बच्चों में आपको एंट्रोपी के बारे में बताने वाला हूं डिटेल में, एक एक बात, एक एक कंडीशन, है ना। लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और सबसे पहले बीच में एक कंडीशन मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा जिसका नाम है कि भैया आखिर ये एंट्रोपी का कंसेप्ट आया कहां से, एंट्रोपी किस तरीके से सोचा गया, तो वो बात मैं अभी आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखना, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसऑर्डरनेस को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट आपने पढ़ा होगा, सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि जो आयन एटम या मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं कैसे, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के हिसाब से, और सबका पोजीशन फिक्स रहता है। लेकिन जब उसमें डिफेक्ट आता है, जैसे शॉर्ट की डिफेक्ट या फ्रैंकल डिफेक्ट, तो जब डिफेक्ट उसमें आ जाता है तो आयन मूव कर सकते हैं इधर से उधर, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। तो जब जब मूवमेंट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी ना, तब तब हम कहेंगे कि डिसऑर्डरनेस इंक्रीजेस। ओके, जैसे अगर मैं बात करूं इंट्रोपी, इंट्रोपी जैसे गैस का, लिक्विड का और सॉलिड का पूछ दिया, तो इंट्रोपी केमिस्ट्री और फिजिक्स में यूज होने वाला एक लैंग्वेज है ना, एक टर्मिनोलॉजी है। बट ये टर्मिनोलॉजी इंफॉर्म करेगा अबाउट डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। अब ये रैंडमनेस क्या है, डिसऑर्डरनेस क्या है, सीधी बात। जैसे मान लीजिए एक क्लास में जितने बेंच हैं, हर पे दो दो बच्चों को मैंने बिठाया, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो गया। एक दिन मैंने क्या किया कि सारे बच्चे मान लीजिए क्लास में पीछे 4 बेंच खाली है, हमने बोला जिसको जहां बैठने मैंने जाकर बैठो। तो एक बार बच्चा कभी पीछे जा रहा है, कभी आगे आ रहा है, कभी इधर कभी उधर, है ना, इधर उधर मूवमेंट कर रहा है क्लास में, जो बदमाश टाइप का बच्चा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो गया, रैंडमनेस इंक्रीज हो गया। तो उसको कैसे मेजर करेंगे, बाय यूजिंग एंट्रोपी। ओके, एंट्रोपी से मेजर करेंगे। तो अब पूछ रहा है कि बताओ एंट्रोपी गैस, लिक्विड और सॉलिड में किसका ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा गैस का, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल में मूवमेंट ज्यादा होता है, फिर लिक्विड, और एकदम मूवमेंट कहां नहीं होता है, तो सॉलिड में। तो ये बात बच्चों आप याद रखना, समझ रहे आप? तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना। मैं इसी टॉपिक से फिर वापस आऊंगा और कंटिन्यू करूंगा। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपको एंट्रोपी समझ में आया,
गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो। एंट्रोपी प्रैक्टिकली क्या होता है ये समझ में आया ना? क्योंकि थर्मोडायनेमिक कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है। थर्मोडायनेमिक प्रैक्टिकली साइंटिस्टों ने प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें ऑब्जर्व करी और उन्होंने फिर इसको थ्योरी में कन्वर्ट करने का काम किया। जो हम लोग पढ़ाते हो आप पढ़ते हो, इसमें कोई भी अपना ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी चल रहा है और एक्सेप्शन आ गया तो छोड़ दो, ऐसा नहीं है। जब जब दिक्कत आया तो उसमें चेंजेस किया गया, ठीक है ना? जैसे अब देखिए, अगर मैं बोलूं मेल्टिंग ऑफ आइस या मैं बोलूं इवापोरेशन ऑफ वाटर, तो मेल्ट हो रहा है आइस, तो सॉलिड से कहां कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड पे। सॉलिड से कहां जा रहा है? लिक्विड पे, मेल्टिंग ऑफ आइस में। तो इसका मतलब रैंडमनेस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, तो इंट्रोपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और आपको मैंने बताया कि जब जब इंट्रोपी इंक्रीज होगा, है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है। तो देखो ये भी इसमें डिफाइन हो गया। दूसरी बात, इवापोरेशन ऑफ वाटर, उसमें भी डेल्टा एच तो ग्रेटर देन 0 है। एनर्जी क्राइटेरिया के हिसाब से तो स्पॉन्टेनियस है ही नहीं, लेकिन रियली में स्पॉन्टेनियस है। तो उसको प्रूफ करता है इंट्रोपी। लिक्विड से गैस पे जा रहा है तो इंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये कंडीशन है इंट्रोपी क्या है। इंट्रोपी के बारे में पूरे डिटेल में हम लोग बातें करेंगे, है ना? बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट इंट्रोपी। तो सीधी बात याद रखिएगा कि जो रैंडमनेस का इंफॉर्मेशन देगा, जो डिसऑर्डरनेस का इंफॉर्मेशन देगा, विच इज नॉन एज इंट्रोपी। ओके, और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। अब सबसे पहले आइडिया आखिर आया कहां से इंट्रोपी का, तो लिखेंगे हेडिंग में आइडिया, आइडिया ऑफ इंट्रोपी। क्लियर क्लियर बात देखें, तो आइडिया ऑफ इंट्रोपी हीट इंजन पे बेस्ड है, जो कि डिटेल में फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है? बट मैं आपको यहां बताऊंगा क्योंकि केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूज है इंट्रोपी का, है ना? और इंट्रोपी बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इंट्रोपी से क्वेश्चन आया है बहुत बार, ठीक है? इसमें कंडीशन है कि ये एक सिस्टम पे बेस्ड है जिसको हम लोग कार्नोट साइकिल के नाम से जानते हैं। और कार्नोट साइकिल में टोटल हमारे पास एक कंडीशन बनाया गया है 4 स्टेप में जाके, और वहां पे 2 टर्मिनोलॉजी यूज किया, एक सोर्स दूसरा सिंक। सोर्स मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, सिंक जो एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, साथ में ये देखा गया कि जब भी इंट्रोपी का आइडिया है तो वहां पे ये चीज देखा गया कि भैया कि क्या जितना हम एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं, क्या उतना पूरा एनर्जी वर्क करके फिनिश कर रहे हैं, या हमारा एनर्जी किसी और टर्म में भी फिनिश खत्म हो रहा है, ठीक है? मतलब जो भी एनर्जी कोई अब्सॉर्ब करता है तो क्या उसका वो एनर्जी 100% वर्क में कन्वर्ट होता है? मतलब क्या किसी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% हो सकता है? तो प्रैक्टिकली कभी भी किसी सिस्टम का एंट्रोपी 100% हो ही नहीं सकता। आप खुद भी सोचो, क्या हम लोग जितना खा के एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं वो पूरा एनर्जी पढ़ाई में लगाते हैं क्या? नहीं, कुछ एनर्जी इधर उधर भी वेस्ट करते हैं, है ना? तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन पे बेस्ड अभी हम लोग बात करेंगे। आइडिया ऑफ एंट्रोपी में लिखिएगा, ये बेस्ड है हीट इंजन। हीट इंजन इसमें लिखिएगा इट इज सिस्टम, it is system based on Carnot cycle, which absorb energy that is heat के फॉर्म में एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है? फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी, ठीक है, विच इज नॉन एज सोर्स परफॉर्म some work
and reject remaining heat to low temperature body. Low temperature body, which is known as सिंक। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन है। अब इसमें मैं आपको कंडीशन और दिखा रहा हूं। देखो, जैसे ये हमारा सोर्स है, मानो यहां का टेम्परेचर T1 है, ठीक है ना। सोर्स जिसका टेम्परेचर T1 है, यहां से हमारा ये सिस्टम कनेक्टेड है। सिस्टम ने Q1 हीट एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि इसने सम वर्क परफॉर्म किया, W। वर्क परफॉर्म, ये सिस्टम जो है ये हीट एब्जॉर्ब किया फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी विच इज नॉन एज सोर्स। और जब ये इसके पास हीट मतलब एनर्जी आ गया इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी वर्क करने में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 100% एनर्जी वर्क में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो कुछ एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो गया। अब बाकी जो बचा इसने भी लॉस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ क्या, आपका हीट। मतलब यहां लिख सकते हैं हीट रिलीज। हीट रिलीज किसको रिलीज किया? सिंक को, ठीक है, विच इज लो टेम्परेचर बॉडी। ओके, ये कंडीशन आप याद रखना, विच इज नॉन एज व्हाट, लो टेम्परेचर बॉडी। इसका टेम्परेचर T2 है और यहां लिख देंगे T1 ग्रेटर देन T2। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिस इज हीट इंजन। इसमें कंडीशन में क्या ले रहा हूं कि सबसे पहले हम सोर्स लिए जो हाई टेम्परेचर बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 है, उससे मैंने सिस्टम को कनेक्ट कर दिया, तो सिस्टम ने सोर्स से क्यू हीट एब्जॉर्ब कर रहा है जिसमें मैंने दिया Q1। तो यहां पे हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या जो भी वर्क मतलब जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, वो पूरा पूरा वर्क में कन्वर्ट हो सकता है क्या। जितना ज्यादा वर्क में कन्वर्ट होगा उतना ज्यादा इफिशियंसी होगा इस सिस्टम का, ठीक है। अब कंडीशन ये कि वैसे प्रैक्टिकली हम लोग को भी पता, आपको भी पता है कि पूरा का पूरा जो भी हीट ये एब्जॉर्ब किया वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो कुछ एनर्जी जो जिसने एब्जॉर्ब किया इसने इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसमें से कुछ एनर्जी चला गया वर्क में, बाकी जो बचा वो इन द फॉर्म ऑफ हीट इसने क्या कर दिया, रिलीज। किसको? सिंक को दे दिया, और जो दिया उसका नाम दे देते हैं हम Q2। ओके, अंडरस्टैंड? गिव मी आंसर प्लीज। ये अरेंजमेंट समझ में आया आपको? अरेंजमेंट समझ में आया? गिव मी आंसर प्लीज। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, जरा गौर से देखो। कंडीशन ये आ गया कि अगर मैं बात करूं जो Q1 है ये किसके बराबर होगा? Q1 का मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये हो जाएगा वर्क डन प्लस Q2, है ना। खुद ही आप देखिए, Q1 एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया, Q1 एनर्जी एब्जॉर्ब की, उसमें से कुछ एनर्जी वर्क में गया, कुछ एनर्जी चला गया किसमें? सिंक पे चला गया। तो ये एनर्जी वर्क डन और ये Q2,
ठीक है ना। तो यहां से कंडीशन आ गया। तो बच्चों यहां से लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। ठीक है। किसी बुक में आपको यहां पे इसके पोजीशन में माइनस हटा के प्लस बना के भी दे देगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हमें पता है कि जो Q2 है, ठीक है, वो हीट रिलीज है। अभी एक बात सुनो, जब कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, पॉजिटिव साइन से। अगर कोई सिस्टम हीट रिलीज करता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव साइन से। तो इसका मतलब ये जो Q1 है इसमें कौन सा साइन है, बताओ बेटे, बोलो, सभी लोग बोलो प्लीज। Q1 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। Q2 का साइन क्या होगा, निगेटिव। बिकॉज ये जो Q1 है वो हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है। और ये जो Q2 है वो हीट क्या कर रहा है, रिलीज। और जब भी हम लोग ये साइन कन्वेंशन देते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या देते हैं, सिस्टम। तो इस सिस्टम के हिसाब से Q1 पे साइन पॉजिटिव एंड Q2 पे साइन क्या आपका, निगेटिव। लेकिन अभी ये जो रिलेशन हम निकाले हैं ना, ये जो रिलेशन मैं निकाला हूं, इस रिलेशन में आप साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करेंगे। ओके। इस रिलेशन में आप साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करेंगे। इसमें Q1 का जो मैग्नीट्यूड होगा और ये जो Q2 का मैग्नीट्यूड होगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा उसमें निगेटिव साइन लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क डन। समझ रहे हो, समझ रहे बात हमारा। और उस वर्क डन में माइनस साइन लगा दें। क्या मेरी बात आपको समझ आ पाई, गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो। बात समझ पा रहे हो। दूसरा दूसरा कुछ कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, बट यहां पे लिखेंगे माइनस ऑफ मॉड ऑफ वर्क डन, माइनस ऑफ मॉड वर्क डन इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब बोलो सर ये कैसे आएगा, तो देखिए Q1 का साइन कन्वेंशन के साथ रखो यहाँ पे पॉजिटिव, और Q2 साइन कन्वेंशन के साथ यहां पे रखिए निगेटिव। यहां पे पुट करना है विथ साइन कन्वेंशन, और यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड। ओके। तो ये दोनों में ये डिफरेंस, बाकी कुछ नहीं है। अब खुद ही समझ लीजिए कि Q1 तो पॉजिटिव ही आएगा और Q2 कैसा आएगा, निगेटिव। तो फिर से हो जाएगा Q1 माइनस Q2, वही जो हो गया ना। क्या आपको इन दोनों में कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को। सभी बच्चे प्लीज आंसर दे दो यार, इसके बाद नहीं बोलेंगे आंसर देने, ये दे दो। हाँ, वर्क इज डन बाय सिस्टम, ये तो वर्क सिस्टम कर रहा है ना, और सिस्टम वर्क करता है तो वर्क कैसा आता है, निगेटिव। वो तो है, वो वर्क डन निगेटिव है, ये वर्क डन तो निगेटिव आएगा। इसीलिए तो हमने यहाँ मॉड लगा दिए, क्योंकि देखिए इस Q1 का मैग्नीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है, और ये Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है, निगेटिव। तुम निगेटिव पॉजिटिव करेंगे तो नेट तो पॉजिटिव ही आ जाएगा ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो ज्यादा होगा Q1 का कंपेरेबल टू Q2। बट वर्क डन निगेटिव आना चाहिए, इसलिए हमने माइनस W लगा के क्या लगा दिया, मॉड। तो मॉड क्या है, एक ऐसा मशीन है जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने का काम करेगा। मेरी बात समझ पा रही, जैसे मान लीजिए प्लस 30 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब किया, उसमें से 10 रिलीज किया, तो माइनस 10 कितना आ गया, 20। बट ये 20 किलो जूल वर्क तो परफॉर्म हो रहा है ना, यहाँ तो निगेटिव साइन आना चाहिए था, वो तो है नहीं। तो इसलिए हमने क्या कर दिया कि मान लिया माइनस मॉड W का वर्क वैल्यू दिया 20, तब तो सही है ना, कि निगेटिव ऑफ वर्क डन का मॉड इज इक्वल टू क्या, 20। क्या बात समझ पे आया मेरे बच्चों, मेरे नादान परिंदों, गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो। यस। अब सुनो, ये चीज यहीं पे रुकता है। अब हम लोग बात करेंगे जरा इफिशियंसी का, इसका फिर आगे जाके मैं यूज करूंगा, इसका ध्यान रखना। ओके। अब मैं बात करूंगा इफिशियंसी का। इफिशियंसी का अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो कंडीशन है इफिशियंसी का कि भैया ये क्या होता है,
इसमें सीधा बात याद रखिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क परफॉर्म टू द हीट, ठीक है, एब्जॉर्ब बाय द इंजन। जितना हीट उसने एब्जॉर्ब किया उसमें से जितना वर्क उसने परफॉर्म किया, है ना, जितना वर्क उसने परफॉर्म किया वही कहलाएगा उसका क्या, इफिशियंसी, है ना। तो ये चीज आप याद रखना, इफिशियंसी क्या होगा कि जितना वर्क उसने परफॉर्म किया, जितने में, मान लो हमारे पास एनर्जी 50 है और हम 30 एनर्जी खर्च कर रहे हैं वर्क में, तो 30/50 करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, और इनटू 100 कर देंगे क्या आ जाएगा, परसेंटेज, है ना, इफिशियंसी। तो देख लेना इफिशियंसी फ्रैक्शन में है या परसेंटेज में है। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क परफॉर्म टू द heat absorbed by the engine, ठीक है ना। तो अब यहां बच्चों हम लिख रहे हैं कि एन प्रैक्टिकल, इफिशियंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से, इज इक्वल टू क्या, Q1 माइनस Q2 अपॉन क्या, Q1, ठीक है ना बच्चों। देखो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, मैं नोट्स आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, टेंशन ना लो। प्रैक्टिकल जो इसका एफिशिएंसी है Q1 माइनस Q2 बाई Q1 इंटू क्या, 100। किसी किसी बुक में सिर्फ Q1 माइनस Q2 बाई Q1, तो वहां फ्रैक्शन दिया रहता है, वो कोई गड़बड़ नहीं है ना, वहां पे फ्रैक्शन दिया रहता है। यहाँ पे मैं परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहा हूं। ओके, अब एक बात सुनो, अगर हम Q1 माइनस Q2 का यूज कर रहे हैं तो आपको मैंने क्या बताया कि इसमें वैल्यू सिर्फ किस में पुट करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड में। लेकिन अगर मान लो हम यहाँ लिख देते Q1 प्लस Q2 ऐसा, Q1 प्लस Q2 बाई Q1, तो आप इसको गलत कहते हैं क्या, नहीं ये भी राइट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे विद साइन कन्वेंशन, बट यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करेंगे विद साइन कन्वेंशन, नॉर्मली पुट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद याद रखो, इसके बाद यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रैक्टिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन माइनस W का मॉड डिवाइड बाय Q1 और इनटू क्या, 100। दिस इज प्रैक्टिकल एफिशिएंसी। और ये मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो Q1 प्लस Q2 अगर हम लिख देंगे तो ये गलत हो गया क्या, नहीं गलत नहीं हुआ। एक बच्चे ने बोला सर वापस बताओ, वापस बताता हूं, देखो मेरी बात सुनो, ये पूरा खेल है ना जो यहां से चल रहा है। ओके, ये हीट एब्जॉर्ब किया Q1, रिलीज किया Q2, वर्क किया कितना W, तो Q1 इक्वल टू क्या आ गया, वर्क डन प्लस Q2 का मैग्नीट्यूड, मतलब Q1 इज इक्वल टू वर्क डन प्लस Q2 का सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड, तो वर्क डन इक्वल टू क्या, Q1 माइनस Q2। तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तभी तो मैग्नीट्यूड इसका मैच करेगा ना। और मान लो साइन के साथ पुट करोगे तो Q1 पॉजिटिव Q2 निगेटिव, तो यहाँ पे प्लस साइन लगा दी, तभी तो हम निगेटिव पुट करें तो इसमें माइनस होगा। तो जो वैल्यू आएगा वो कैसा होगा, माइनस W का मॉड मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो माइनस W इक्वल टू क्या, Q1 प्लस Q2, या माइनस W इक्वल टू क्या, Q1 माइनस Q2, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस W सिर्फ हम नहीं किए, माइनस W का मॉड कर दिए, है ना, ताकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को ले सके। मॉड क्या है, मॉड एक मशीन है जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने का काम करता है, माइनस 30 किलो जूल को 30 बना देगा, है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे वही चीज आया कि पहले लिखे प्रैक्टिकल इफिशियंसी इज इक्वल टू, इसको प्रैक्टिकल नाम क्यों दिया बच्चों, इसलिए दिया क्योंकि इसमें कुछ भी जबरदस्ती का बात नहीं किया गया, जो चल रहा है वो लिखा गया कि Q1 हीट एब्जॉर्ब किया, हीट रिलीज कर दिया Q2, तो बचा कितना, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1 इनटू 100, आ गई एफिशिएंसी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कभी Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय Q1 लिख के दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना यहाँ साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे तो कोई पॉजिटिव या निगेटिव, और बाय पॉजिटिव तो वैल्यू वही आएगा जो यहाँ आ रहा है,
क्योंकि यहाँ विदाउट साइन कन्वेंशन पुट करना, और ये किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ मॉड डब्ल्यू का, ठीक है ना, माइनस डब्ल्यू के मॉड के बराबर होता है। तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डब्ल्यू मॉड बाय Q1। जिस बच्चे ने पूछा था सर अगेन रिपीट माइनस डब्ल्यू, क्या उनको समझ में आ गया? गिव मी आंसर प्लीज। जिस बच्चे ने हमसे बोला था सर वापस से बताओ, क्या उसको समझ में आ गया? एक बार आंसर दे दो ना बाबू, फिर आगे बढ़ेंगे। यस, चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब देखो बात यह है कि ये हो गया प्रैक्टिकल, और एक होता है थियोरिटिकल। थ्योरी में हम लोग बोलते हैं ना कि मैं तो, जैसे मान लो मैं फर्स्ट क्लास आया, खास करके म्यूट तो मैंने कर दिया सबको अभी। हाँ, हम ऐसे कहते हैं कि मैं तो ऐसा करता हूं, ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, बड़ा बड़ा बात है ना। जैसे मैं बोल दिया बाबू मैं एक बार पढ़ा दूंगा तो सभी का IIT निकल जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता, जो बच्चा पढ़ेगा उसका IIT क्लियर होगा, नीट क्लियर होगा, है ना, और जो नहीं पढ़ेगा उसका तो क्लियर नहीं होगा। तो वही चीज है कि मेरे कहने में और प्रैक्टिकली होने में बहुत डिफरेंस है। तो मैं जो कह रहा हूं दैट इज थ्योरेटिकल, बट जो एकदम आप ऑब्जर्व कर रहे वो हुआ प्रैक्टिकल, ठीक है ना, समझ रहे हो। दूसरी बात, जैसे हम बोले कि बाबू आप एक दिन में कितना पढ़ सकते हो, तो प्रसाद का सार ने बोला सर 24 में से 18 घंटा कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो ये बात बोल रहा है वो थियोरिटिकल हुआ, बट कंटिन्यूअसली 18 आवर नहीं पढ़ सकता। ओके, ब्रेक चाहिए, है ना, खाने के लिए ब्रेक चाहिए, बीच में एंटरटेनमेंट के लिए उसको पबजी खेलने के लिए चाहिए था, पबजी तो बैन हो गया खैर अब। तो कंडीशन क्या है कि अगर बोला उसने और वैसा उसने किया नहीं, 100% 18 आवर नहीं पढ़ पाया, 15 आवर पढ़ा या 16 आवर उसने पढ़ा एक दिन में पूरा, तो इसका मतलब 16 आवर तो बहुत पढ़ा, लेकिन फिर भी जितना उन्होंने थ्योरेटिकली बताया उतना प्रैक्टिकल हो नहीं पाया। ओके, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल। अब थ्योरेटिकल होता है कि T1 माइनस T2 और अपॉन T1 इंटू 100, दिस इज थ्योरेटिकल इफिशियंसी, और ये भी प्रूफ करके बताऊंगा। ये क्या है, T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो टेम्परेचर का डिफरेंस डिवाइड बाय टेम्परेचर इनटू क्या आपका 100 कर दो, ये जो यहां से वैल्यू आएगा ये आएगा बच्चों आपका थ्योरेटिकल इफिशियंसी। और मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला डायरेक्ट नीट में JEE में आ चुका है बेटा, याद रखना, कहीं ना कहीं पूछ देगा आपको, ठीक है ना। तो ये दिस इज थ्योरेटिकल, कैसे आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब ये टॉपिक मैंने आपको पूरे तरीके से बता दिया। अब जो मेरा टॉपिक है, यहां तक बात समझ में आ गया, यहां तक बात समझ में आ गया, फिर बाद में मैं रिपीट नहीं करूंगा ये चीज, इसलिए पूछ रहा हूं, ये बात समझ में आ गया, बाद में सिर्फ मैं इनका यूज करने वाला। सब आ गया समझ में? प्रसाद हो आज क्लास में, बहुत बढ़िया बाबू, कुछ तो बोल, तू कुछ बोलता नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता, एक आध मैसेज करता है ना तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगे हो तुम। हाँ सर, बहुत बढ़िया बाबू। चलो अब मैं बात करने जा रहा हूं कार्नोट साइकिल का। ठीक है, कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल जब हमें हमें हमारे सर ने पढ़ाया था, तो केमिस्ट्री वाले सर ने नहीं पढ़ा था, फिजिक्स वाले सर ने हमें पढ़ाया था। तो जब कार्नोट साइकिल उन्होंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम हम सो गए थे, हमको लगा एक कार वार का बात है यार, अब क्या उतना समझे, अभी 11th 12th में है, ठीक है ना। तो ये एक बात बता दो, ये कार वार वो कार नहीं है जो आप बैठते हो जिसपे, ठीक है, ये नाम है कार्नोट साइकिल, ठीक है। तो सीधी बात, पहले तो ये समझ लो कि कार्नोट वो कार वार से कोई लेना भी इसको है नहीं, नॉर्मली एक नाम दिया गया कार्नोट साइकिल, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल साइकिल है, ठीक है, जिसमें ये कार्नोट साइंटिस्ट का नाम है, समझे। लेकिन हमने उस टाइम सोच लिया था कि कार्नोट जो है वो कार से रिलेटेड है, तो फिर हमने उसको पढ़े ही नहीं,
तो बाद में बहुत दिक्कत आया, तो इसलिए आपको दिक्कत ना आए तो इसको समझिए, इसके बाद की जो भी चीजें हैं वो सब इस पे बेस्ड होगा। अब कार्नोट साइकिल क्या है? कार्नोट एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक हाइपोथेटिकल साइकिल क्रिएट करा, और उस साइकिल में 4 रिवर्सिबल प्रोसेस का यूज किया। कितने? 4 रिवर्सिबल। 4 में से 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबेटिक। अब 4 में से मैंने क्या बताया कि कार्नोट एक साइकिल है हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल नॉट प्रैक्टिकल। उसमें से 2 कैसा? आइसोथर्मल, और 2 कैसा? एडियाबेटिक। और ये सारे के सारे रिवर्सिबल है। इसके अलावा एक बात और बता दूं, 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबेटिक में, 2 आइसोथर्मल में से एक में होगा एक्सपांशन और एक में होगा बेटा कंप्रेशन। ओके, समझ रहे हो बात? तो ये हो गया कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल एकदम शुद्ध हिंदी में आपको समझा दिया, अब इसको अंग्रेजी में लिखवा देंगे। ओके, तो लिखिएगा, इट इज ए हाइपोथेटिकल hypothetical cycle based upon 4 reversible process. 4 reversible process, out of which 2 are isothermal and 2 are adiabatic. Okay, isothermal and adiabatic. Next point, in 2 process expansion take place. But in 2 compression take place. Okay, तो ये कंडीशन है, इसको ध्यान रखिएगा। समझ गए? अब देखो यहां पे मैं कार्नोट साइकिल प्रिपेयर करने जा रहा हूं। ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। ठीक है ना? यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक समझ में आया बाबू सबको? पॉइंट जो हम लेंगे, इस पॉइंट को लेंगे। ठीक है ना? ये रीजन को मत ले लेना यार, ये तो मैं गलती से इधर वो ड्रॉ करा तो उसमें आ गया। ओके, सिर्फ ये आपको देखना है, कार्नोट साइकिल ये है। ओके, अब देखिए P वर्सेस V का ग्राफ, ये भी कैसा? कर्वेचर कर्वेचर कर्वेचर, और ये भी कैसा बच्चों? कर्वेचर। ठीक है ना? तो जब भी कर्वेचर ग्राफ होता है मतलब कैसा होता है? एडियाबेटिक या फिर क्या आपका? आइसोथर्मल। तो एक बात आप देखिए, कंडीशन दे रखा है, नाम दे दो, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ठीक है, यहां पे P1 V1 एंड T1, यहां पे P2 V2 एंड T2।
और यहां पे P3 V3 नहीं, यहां भी T1 ही है, और यहां पे T2 है, यहां पे P4 V4 T2। बात समझ में आया होगा आपको। अब देखो, देखिए V1 से V2 पे जा रहे, एक्सपांशन हो रहा है, V2 से V3 पे आ रहे तब भी एक्सपांशन हो रहा है, V3 से V4 पे जा रहे क्या हो रहा है, कंप्रेशन, एंड V4 से V1 पे जा रहे तब भी क्या हो रहा है, कंप्रेशन। तो यहां से यहां क्या हुआ, एक्सपांशन, यहां से यहां क्या हुआ, कंप्रेशन। ओके, अब देखो बच्चों, जब आप A पॉइंट से B पॉइंट पे गए तो यहां भी टेम्परेचर T1, यहां भी टेम्परेचर T1, तो मतलब ये कैसा हो गया, आइसोथर्मल। और देखिए B से जब C पे गए, T1 से गए T2 पे, तो यहां पे क्या हो रहा है, देखिए जरा बताइए क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब ये कैसा हो गया आपका, एडियाबेटिक। और फिर देखो यहां से यहां जब जा रहे तो टेम्परेचर कांस्टेंट है T2 से T2, तो ये भी कैसा हो गया, आइसोथर्मल। ठीक है ना, समझ गए। और फिर यहां से देखो D से A में जा रहे तो यहां पे क्या हो गया, बोलो, यहां पे क्या हो गया, एडियाबेटिक, क्योंकि T2 से कहां पे गया, T1 पे। यहां तक बात समझ में आ गया। अब देखो मेरी बात, कान खोल के सुन लो, दिमाग में फिट कर लो कि भैया T1 से T1 कांस्टेंट और T1 से T2 आ रहा है। और एक बात देखो, जो मैंने स्टेटमेंट दिया था कि इन केस ऑफ एडियाबेटिक एक्सपांशन कूलिंग अकर, दैट इज टेम्परेचर डिक्रीजेस। जो स्टेटमेंट मैंने बताया था ऐसे ही नहीं बताया था कि बड़ा शौक था बताने का, बता दिए, यूज है उसका बहुत ज्यादा। अभी देखिए हमने बताया था ना कि एडियाबेटिक के प्रोसेस में जो एक्सपेंशन होता है उसमें क्या होता है, कूलिंग होता है, और कूलिंग मतलब टेम्परेचर डिक्रीजेस, मतलब जब हम बी टू सी पे आए तो टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो ये क्या मिल रहा है कि T1 ग्रेटर देन व्हाट, T2। और फिर देखो ये आइसोथर्मल T2 मेंटेन रहा। और अगेन यहां पे क्या रहा, कॉम्प्रेशन हो रहा है। कॉम्प्रेशन केस में एडियाबेटिक में क्या होता है बताओ, होता है हीटिंग। हीटिंग मतलब टेम्परेचर इंक्रीज है। तो T2 से T1 पे पहुंच रहा है जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ऑब्वियसली T1 ग्रेटर देन क्या हुआ, T2। तो अगर मैं ये लाइन लिखूं T1 ग्रेटर देन T2, तो क्या आपको समझ में आया, अरे बोलो, बोलो यार, नहीं तो रोने लगेंगे हम, बताएं अगर जवाब नहीं दोगे तुम लोग तो। बहुत मेहनत लगता है यार पढ़ाने में यार। खास करके ये सारे लेंदी टॉपिक, बहुत लेंदी है ये टॉपिक। इसके बाद देखो, तुम लोग सिर्फ मैसेज करते जाओ ना, वही तो बोले अभी तुमको समझना है, लिखना नहीं, लिखिएगा नोट्स जब सेंड कर दूंगा। देखिए ये पूरा जो रीजन है ये हमारे लिए क्या हो गया, सिस्टम। ओके, सुनो बच्चों, एडियाबेटिक में हीट का एक्सचेंज तो नहीं होगा, यहां भी हीट का एक्सचेंज तो नहीं होगा, मतलब यहां से यहां हीट का एक्सचेंज जीरो, यहां से हीट का एक्सचेंज जीरो, बट यहां से यहां हीट आएगा और यहां से हीट जाएगा। बोलोगे सर कैसे, बाबू, फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी, फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी हीट आता है एंड लो टेम्परेचर बॉडी पे हीट जाता है। तो देखिए इस सिस्टम में ये वाला जो रीजन है, यहाँ का टेम्परेचर T1 है, और ये जो रीजन है उसके हर पॉइंट में टेम्परेचर T2 है, और मैंने प्रूफ किया कि T1 ग्रेटर देन T2। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, इसके मतलब इस प्रोसेस के ऊपर जो भी रीजन होगा, इनफाइनाइट रीजन, वो क्या कहलाएगा, सोर्स। इसके ऊपर जो भी कंडीशन है उसको क्या कहेंगे हम, सोर्स, इनफाइनाइट रीजन। एंड इसके नीचे जो इनफाइनाइट रीजन है, एक दो नहीं, इनफाइनाइट, नहीं पता कहां तक, इज नॉन एज व्हाट, सिंक। ओके, तो यहां वाले हीट जो आ रहे हो उसका नाम दिया हम Q1, और यहां से जो जा रहा है, ठीक है, उसको नाम दिए क्या,
Q2। ओके, तो क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आंसर देते जाओ बच्चों। आज टू वे कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज ये टॉपिक बहुत लेंदी है। एक बार दिल में उतर गया, दिमाग में उतर गया, आगे कभी दिक्कत नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक मैंने बता दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब जरा मेंशन करते हैं यहाँ पे कुछ बातें। ठीक है, कि फ्रॉम ए टू बी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, बी टू सी रिवर्सिबल एडियाबेटिक, कॉम्प्रेशन, C2D, सॉरी यहां भी एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन ही होगा क्योंकि B2C में तो एक्सपांशन ही हो रहा है ना। C2D रिवर्सिबल आइसोथर्मल compression, and D2A reversible adiabatic compression। तो क्या ये जो लिखे हो तो पहले दिमाग में आपको फिट कर दिए डायग्राम के हेल्प से। ये डायग्राम बेटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हीट एक्सचेंज नहीं होगा। एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज इक्वल टू क्या होता है? जीरो। क्या हीट एक्सचेंज नहीं है, सिर्फ हीट यहां से आएगा और इधर से जाएगा। इसके ऊपर का जो भी रीजन है, इनफाइनाइट रीजन इज नोन एज व्हाट? सोर्स। इसके नीचे का इनफाइनाइट रीजन क्या हो गया? सिंक। ठीक है ना, समझे? आगे बढ़े बाबू, एक बार बताओ सभी लोग प्यार से बोलो मुस्कुराते हुए, सर आगे बढ़ो, तो मैं बढ़ूंगा। स्माइल करके बोलना है, ऐसे नहीं, चेहरे पे स्माइल आना चाहिए। आया है तुम लोग के चेहरे पे स्माइल? चल बढ़िया, ठीक है। मुस्कुराते रहो और सीखते रहो। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, कोई दिक्कत है बताइए, क्योंकि मैं अगर टीचर हूं तो मेरा काम है आपको पढ़ाना। तो जितने बार पूछेंगे उतना मजा मुझे आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब सबसे पहले ये तो याद रखना है बिल्कुल कि T1 ग्रेटर देन T2 जो मैंने प्रूफ किया, ऐसा नहीं कि बोल दिए T1 ग्रेटर देन T2, प्रूफ कर दिया मैंने, है ना। अब देखो, अब हम बात करेंगे ए टू बी। ठीक है, ए टू बी। तो सबसे पहले अगर ए टू बी बात करूं बच्चों, तो कैसा है ये? लिख दिए ना, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो बच्चों डेल्टा यू का वैल्यू क्या होगा? जीरो। ठीक है ना। अब वर्कडन ए टू बी, वर्कडन का फॉर्मूला याद है ना? माइनस ऑफ एन आर टी एल एन V2 माइनस V1, मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल। इसका फाइनल वॉल्यूम क्या है? V2। इनिशियल वॉल्यूम क्या है? V1। क्या करेंगे? V2 बाय V1। और अगर इसको उल्टा पुल्टा जरा कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NRT ln V1 बाय V2। अरे लिख देंगे ना, ln V2 माइनस ln V1, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर आ जाएगा ln V1 माइनस V2, है ना। फिर उसको लिख देंगे ln V1 बाय V2। क्या किसी को दिक्कत? ये चीज मैं लिखा हूं उसमें, बोलो बोलो सारे बच्चे, बोलो। चलो ठीक है, अब देखो, अब लगा दो फ्लॉट FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। तो Q प्लस W इक्वल टू क्या? जीरो। QAB प्लस वर्क डन AB इक्वल टू जीरो। तो Q इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? माइनस ऑफ WAB।
अब W का वैल्यू कितना, माइनस ऑफ NRTln V2/V1, यहां लाके पुट कर दो। QAB जिसको हम Q1 के नाम से जान रहे, ठीक है, क्या हो गया, NRTln V2/V1, ओके, ये आ गया। QAB इज इक्वल टू Q1, इसको हमने Q1 अज्यूम कर लिया है, कितना आ गया, NRTln V2/V1, मतलब ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन, सिस्टम फ्रॉम सोर्स, ओके। बता दो किसी को यहां तक में दिक्कत, बोलो 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 बोलो, नहीं है, फिर बढ़ता हूं मैं आगे। इसके बाद देखें, लिखने का टेंशन ना ले, नोट्स में सेंड कर दूंगा तुरंत, ठीक है। दूसरा देखो, B2C में कौन सा है, एडियाबेटिक है, वो भी रिवर्सिबल है ना, और वो भी कैसा, एक्सपांशन। देखो बच्चों, मैं मजे के लिए पढ़ाता हूँ यार, मुझे पढ़ा के बहुत मजा आता है, नेचुरल फीलिंग, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना नेचुरली बाहर से अंदर से निकलता है, ठीक है ना। तो जब तुम्हें समझता है तभी मजा आता है, तो तुम रिप्लाई जरा करते हो तो हमें और एनर्जी मिलता है, ओके। आगे देखते हैं, आगे कंडीशन है कि अगर मैं बात करूं QBC का, तो पहले प्यार से लिख दीजिए 0, ठीक है। QBC इक्वल टू क्या आ गया, 0, काहे कि यहां पे प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक है ना, और एडियाबेटिक में हीट तो एक्सचेंज होता ही नहीं है। अब कोई बच्चा पहले पढ़ा ही नहीं होगा डिटेल में, तो इसको समझ में आएगा क्या कार्नोट साइकिल, नहीं, तो फिर देख देख के छापेगा सिर्फ, ठीक है। छापना ना पड़े इसलिए आपको डिटेल में मैंने पूरी चीजें पढ़ाया था। तो QBC इक्वल टू गया 0, और बच्चों याद करो डेल्टा U इक्वल टू क्या था, वर्क डन, इसका वैल्यू NCV, डेल्टा T दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, और इसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T2, और इनिशियल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T1, तो हम लिखेंगे NCV T2 माइनस T1, ओके, अंडरस्टैंड, गिव मी आंसर प्लीज, बहुत आसानी से लिख दिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत, अरे जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, चलिए ठीक है। इसके बाद C2D प्रोसेस का मैं बात करता हूं, तो जब C2D आप जाओगे बच्चों, तो अगेन दिस इज आइसोथर्मल, बट इस बार कॉम्प्रेशन, ठीक है ना। तो अब देखिए फिर से डेल्टा U इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, जीरो जीरो जीरो, रो जीरो जी मत करना, जीरो, ओके। कंडीशन, तो डेल्टा U इक्वल टू क्या हो गया, 0, जो जिएगा और रोएगा उसको बोलेंगे 0, इसलिए रोना नहीं चाहिए, हीरो बनना चाहिए, 0 नहीं। अभी तक देखो डेल्टा U हो गया 0। अब अगर बात करें QCD का, तो प्लस वर्क डन CD इज इक्वल टू क्या, 0, तो वर्क डन CD फिर फॉर्मूला माइनस ऑफ NRT, लॉग में काहे कन्वर्ट करें, 2.30 को साथ में क्यों ढोए उतना, ln V फाइनल माइनस V इनिशियल, इसका फाइनल वॉल्यूम क्या है बच्चों, V4, इनिशियल वॉल्यूम क्या है बच्चों, V3, तो लिखेंगे V4/V3, और फिर से इसको रिवर्स कर देंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा ये NRT, और NRT में कौन सा T, T2, T2G है ना, ln V3/V4, ये आ गया। और अगर निकालते हो आप QCD, ये कितना आ जाएगा, NRT2 ln V4/V3, समझ रहे हो ना, का है कि यहां से वर्क डन CD क्या, माइनस ऑफ वर्क डन CD, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट ये आ गया, क्लियर। अब देखो देखो टाइम है ना यार, टाइम पे खत्म ना हो जाए, दिमाग खराब हो जाएगा वरना मेरा, टाइम अगर खत्म हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं D2A प्रोसेस का बात करता हूं, जो कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, और इसमें क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन, है ना। अब यहां पे लिखेंगे कि QD2A
इज इक्वल टू 0, हीट एक्सचेंज तो 0 है। इसके बाद अगर बात करेंगे किस बात का, डेल्टा यू का, या डब्ल्यू डी टू है, दोनों बराबर, और फॉर्मूला फिर लगेगा एमसीबीटी फाइनल माइनस टी इनिशियल बच्चों। और देखो जो इसका टी फाइनल है इस बार क्या है, इसका टी फाइनल क्या है, T1, और इनिशियल क्या है T2, क्योंकि यहां से यहां ना जा रहा है, तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ और ये फाइनल पॉइंट हुआ, फाइनल टेम्परेचर हो गया T1, देंगे T1 माइनस T2, तो ये आ गया कि डेल्टा U इज इक्वल टू डब्ल्यू डी ए इज इक्वल टू एनसीबी T1 माइनस T2। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो ये बात आ गया। अब देखो, ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग निकालेंगे अगर इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू डिवाइड बाय क्यू एब्जॉर्ब इनटू 100। मैं बोला कहीं कहीं फ्रैक्शन देगा तो 100 नहीं देगा, सिर्फ ये लिख के देगा, देख लेना, ठीक है? मैं तो परसेंटेज में बता रहा हूं। अब देखो पहले हमको डब्ल्यू टोटल निकालना पड़ेगा, इस प्रोसेस का टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा। आपको पता है ना, एक तो एरिया अंडर कर्व हो, इसका वर्क डन होगा, एरिया निकाल पाना संभव तो है नहीं, तो क्या करेंगे, वर्क डन ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी और प्लस डी टू ए, है ना? प्यार से लिखेंगे मुस्कुराते हुए कि वर्क डन टोटल इज इक्वल टू वर्क डन ए बी प्लस वर्क डन बी सी प्लस वर्क डन सी डी प्लस वर्क डन डी ए। ठीक है, ये काम करने के बाद फिर मुस्कुराएंगे और लिखेंगे वैल्यू, क्योंकि अब हमें सब पता है, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो फटफट वैल्यू पुट कर देंगे। वर्क डन ए टू बी कितना कैलकुलेट करें हम लोगों ने, बहुत मेहनत से कैलकुलेट किए थे, कहाँ गया, कहाँ गया रे, इधर है ये वर्क डन, एन आर टी एल एन बी वन बाई बी टू, क्या लिख देंगे, एन आर टी, और वो भी टी कौन सा, 1, एल एन बी वन बाई बी टू, और प्लस बी टू सी में कितना आया था, एनसीबी T2 माइनस T1, यहां पुट कर देंगे एनसीबी T2 माइनस T1, और प्लस C2D में वर्क डन कितना आया था, NR T2 ln B3 बाय B4, NR T2 ln B3 बाय B4। उसके बाद अगर बात करें वर्क डन D2A का, एनसीबी T1 माइनस T2, एनसीबी T1 माइनस T2। सबसे पहली बात इसको ऐसे लिख दो, देखो यहां से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ऐसा हो जाएगा एनसीबी T1 माइनस T2, और ये वाला प्लस एनसीबी T1 माइनस T2, ये दोनों मिल बैठेंगे तो कट जाएंगे एक दूसरे के साथ। कैसे, एनसीबी T1 माइनस T2, यहाँ पे ये दोनों बाहर चला गया, तो सिर्फ बचा यहाँ पे कौन, सिर्फ बचा वर्क डन टोटल में क्या बच गया, एनआर T1 ln V1 बाय B2, T1 ln भाई यहाँ V1 बाय B2 ही होगा ना, क्योंकि आप देखो ना यहाँ रिवर्स जो कर दिए थे कहाँ चले गए, वर्क डन ए भी हम कर दिए थे ना, एनआर टी ln V1 बाय B2, इसको रिवर्स कर तुमने माइनस से प्लस में कन्वर्ट कर दिए, एनआरटी ln V1 बाय B2, एनआरटी ln V1 बाय B2 और प्लस NR T2 ln V3 बाय V4। ये हमारा आ गया टोटल वर्क डन, ठीक है ना, दिस इज माय टोटल वर्क डन। अब हम निकालते हैं QAB, QAB ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इधर है हमारे पास, देखो
देखो भाई कौन बच्चा है, देखिए जरा नाम एक बार। देखो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, देखो 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 वागडा ने भी जो है, एक बच्चे ने रिपीट करने बोला इसलिए कर रहा हूँ। वागडन ए बी में देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल का वागडन क्या होता है, माइनस ऑफ एन आर टी एल एन बी फाइनल बाय बी इनिशियल। तो इसका फाइनल वॉल्यूम क्या है V2, इनिशियल क्या है V1, तो V2 बाय क्या कर दिया V1। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो ये हमने कर दिया यहाँ पे। अब अगर मैं यहां से माइनस बाहर निकालू, कैसे, ऐसे लिखे एल एन V2 माइनस एल एन V1, माइनस जब कॉमन लेग बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन V1 माइनस एल एन V2, फिर वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो नेट क्या आ जाएगा एन आर टी एल एन V1 बाय V2 हो जाएगा ना। बाबू समझ आया? जिसने पूछा था सर वापस बताओ, अगेन रिपीट करो, उनको समझ में आया? गिव मी आंसर प्लीज। सच में आ गया या रिपीट करूं और एक बार? आ गया या रिपीट करूं? टाइम ओवर हो जाएगा, जल्दी बताओ। टाइम ओवर हो जाएगा, मजा नहीं आ पाएगा फिर मुझे, जल्दी बताओ। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, पूछना चाहिए, पूछे तो हमें अच्छा लगता है, पूछते हो हमें अच्छा लगता है। पूछता वही है जो सोचता है, और जो सोचेगा वही पूछेगा, जो सोचेगा वही अच्छा करेगा। अब देखो यहाँ पे क्यू ए बी, जिसको Q1 का नाम दिए, क्या है एन आर टी एल एन V2 बाय V1। यहाँ पे हो जाएगा एन आर टी, कौन सा टी, T1 एल एन V2 बाय V1। ठीक, अब प्यार से लिखिए, इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क डन टोटल बाय QAB, दैट इज Q1 इंटू 100। और टोटल वर्क डन अब यहां पुट कर दो। ये चीज आ गया यहाँ पे, पुट करने के बाद एन आर एन आर एन आर तो कैंसिल आउट हो गया, यहां से आ गया T1 एल एन V1 बाय V2 और प्लस T2 एल एन V3 बाय V4 डिवाइड बाय T1 एल एन V2 बाय V1, ओके, इंटू 100। ये तो आ गया बच्चा, ये आ गया। लेकिन अब ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसमें देखो, इसमें कैसे कैंसिल आउट करें बाकी चीजों को। तो अब एक चीज और हमने आपको पढ़ाया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जाके आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे वो मैं अभी बताता हूं। एक रिलेशन बताया था, टी भी टू द गामा इज इक्वल टू टी भी टू द गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी भी टू द गामा इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। याद आया? बोलो, याद आया बच्चों? हम क्या करने जा रहे हैं अभी, ए बी V1 V2 V3 V4 में रिलेशन निकालने जा रहे हैं। देखिए, तो ये यहां से एडियाबेटिक प्रोसेस है रिवर्सिबल, तो हम यहां लगा सकते हैं B2C टी बीट पर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस रिलेशन का यूज करेंगे। तो यहां देखो, इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या है T1 और वॉल्यूम क्या है V2, तो लिख देंगे T1 V2 पर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या है T2 और वॉल्यूम क्या है V3, T2 V3 पर गामा माइनस 1, इक्वेशन 1। और फिर देखो दूसरा में आ जा रहे D2A जा रहे, D2A में भी कौन सा है आपका, D2A में क्या है बाबू बताओ, D2A में कौन सा है, एडियाबेटिक ही है, रिवर्सिबल, तो फिर यहां पे लगा देंगे। यहां का इनिशियल टेम्परेचर क्या हो जाएगा T2 और वॉल्यूम क्या V4, तो लिख देंगे T2 V4 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, फाइनल टेम्परेचर कितना है T1 और फाइनल वॉल्यूम क्या है V1, तो T1
V1 to the power gamma minus 1. दिस इज इक्वेशन 2. अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन का यूज करके हम रेशियो निकाल लेंगे T1 by T2 का. T1 by T2 is equal to V3 by V2 to the power gamma minus 1. और यहां से भी निकाल लेंगे T1 by T2 is equal to V4 by V1 to the power gamma minus 1. अब ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो V4 by V1 to the power gamma minus 1 is equal to V3 by V2 to the power gamma minus 1. गामा माइनस 1 गामा माइनस एक दूसरे क्या करें, कल्याण. क्या बच गया, V4 by V1 is equal to V3 by क्या आपका V2. अब इसको ऐसा लिख सकते हैं कि V3 by V4 is equal to बच्चों V2 by V1. और मुस्कुराइएगा जरूर ये देखने के बाद, टेंशन में मत बैठो, थोड़ा सा दांत निकालो, स्माइल करो, ठीक है. ये रिलेशन आ गया कि V3 by V4 is equal to V2 by V1. अब इसको ना प्यार से यहाँ लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे.